हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट इन्फो पॉइंट। और हम उत्तर प्रदेश विशेष की जो है सीरीज़ देख रहे थे, उसमें हम अगला पार्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है वो उस पर हम एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, सो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो और भी आगे मिलती रहे। ठीक है, सो कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो चलो डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। राज्यों का प्रशासन, शासन और प्रशासन संविधान के भाग 6 में दिया होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का, और आर्टिकल 152 से 237 तक वर्णित है। राज्यों के जो भी मतलब प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो 152 टू 237 तक दिए होते हैं। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश भी द्विसदनात्मक प्रणाली है, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका देखो, कार्यपालिका में कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक है, और विधानमंडल में कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये होती है विधानमंडल। और न्यायपालिका क्या होता है? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में मतलब जो है, भारत में हर राज्य में जो है डबल मतलब ये नहीं है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, कहीं कहीं पे सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है, तो ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक है। उसमें से कौन से है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये जो है इनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये याद रखना है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कार्यपालिका देख लो। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्यों के विश्वविद्यालय की जो उनके कुलाधिपति भी होते हैं, वो भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल के पद पर अनुशंसा की थी कि राज्यपाल पद पर किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सो इसलिए गैर राजनीतिक होते हैं। राज्यपाल के पद हेतु व्यक्ति की आयु 35 वर्ष जो है वो पूरी हो चुकी हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आर्टिकल 157 में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, किंतु वो अपने पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति जब तक उनको हटाएंगे नहीं तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। ये आर्टिकल 156 में दिया हुआ। राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा नियुक्त वरिष्ठ जो भी न्यायाधीश होंगे उस समय वो उनको शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल द्वारा प्रमुख नियुक्तियां कौन सी है? तो राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो ये कौन करता है? राज्यपाल द्वारा प्रमुख यही करते हैं। राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ कौन सी है? तो विधान सत्र को आहूत और सत्रावसान या विघटित जो है वो राज्यपाल करेंगे। राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करना यानी नॉमिनेट करना। ठीक है, और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता तथा सामाजिक सेवा से संबंधित होते हैं। विधानसभा न चलने की स्थिति में राज्यपाल आदेश की घोषणा कर सकता है, जो कि आर्टिकल 213 में दिया हुआ है। सो अब हम आगे देख लेते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में नहीं होता है, उसी प्रकार विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति। 1921 में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सर हाईकोर्ट बटलर को नियुक्त किया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, ये याद रखना है। सो ठीक है, सर हाईकोर्ट बटलर। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, स्थगित एवं राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के।
राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर आदेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह तक प्रभावित रहता है। राज्यपाल को किसी भी अपराध में दोष सिद्धि अपराध के दंड को क्षमा करने, स्थगित करने तथा दूसरे दंड में परिवर्तित करने का अधिकार है, जैसे कि राष्ट्रपति को। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लो अब। 153 में क्या दिया है, तो राज्य के राज्यपाल होंगे। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्य की नियुक्ति, 156 राज्य का कार्यकाल, 157 राज्य के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं दी है, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 169 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। 200 में क्या दिया हुआ है, विधेयक पर सहमति। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं उनके कार्यकाल बताने हैं। राज्यपाल के नाम और राज्यपाल के कार्यकाल। तो पहली है श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 15 जो है आपका 8वां महीना कौन सा होता है, 3 अगस्त होता है। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक बनी। फिर है श्री विधु भूषण मलिक, जो 3 मार्च से 1949 से 2/5/1949 तक रहे। फिर है श्री होरमुज जी फिरोज शाह मोदी, ये 2/5/1949 से 1/6/1952 तक रहे। श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 2/6/1952 और 9/6/57 तक बने रहे। फिर श्री वरागिरी वेंकटगिरी, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये जो हैं 10/6/57 से लेके 30/6/1960 तक बने रहे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब श्री डॉक्टर बुरगुल रामकृष्ण राव, ये कब तक थे, 1/7/1960 से 5/4/1962 तक। फिर श्री विश्वनाथ दास, जो 16/4/1962 से 1967 तक बने रहे। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी जो है 1/5/1967 से 30/6/1972 तक बने रहे। श्री शशिकांत शर्मा 1/7/72 से 13/11/72 तक बने रहे। श्री अकबर अली खां 14/11/1972 से 74 तक बने रहे। डॉक्टर मर्री चेन्ना रेड्डी 25/74 से 1/10/77 तक बने रहे। ये अच्छे से आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है लोअर पीसीएस को टफ बनाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले कि ये जो राज्यपाल थे ये कब से कब तक थे, ऑप्शन में दे दे या मैच द पेयर्स में दे दे, तो उस तरीके से हो सकता है आपको दे दे। श्री गणपत राव देवजी तपासे, तो ये रहे हैं 77 से 80 तक। ठीक है, श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह 28/2/80 और 31/3/85 तक बने रहे। श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, तो ये 31/85 से 90 तक बने रहे। श्री बी सत्यनारायण रेड्डी, तो ये 12/2/90 से 1993 तक बने रहे। मोतीलाल वोहरा 26/5/93 से 96 तक बने रहे। श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, तो ये 3/5/96 से 19/7/1996 तक रहे, ये कार्यकारी थे। रमेश भंडारी 19/7/96 से 98 तक बने रहे। श्री मोहम्मद शैफी कुरैशी, तो ये 17/3/98 से 19/4/98 तक बने रहे। सूरज भान, ये 20/4/98 से 2000 तक बने रहे। विष्णुकांत शास्त्री 24/11/2000 से 2004 तक बने रहे। श्री सुदर्शन अग्रवाल 3/7/2004 से 7/7/2004 तक बने रहे। ठीक है, आगे देख लो। अब श्री टी राजेश्वर जो है 8/7/2004 से 2009 तक। BL जोशी जो है 7/7/2009 से 2014 तक। अजीज़ कुरैशी जो है 7/6/2014 2/7/2014 तक बने रहे। श्री राम राय नाइक जो है 22/7/2014 से 22/7/2019 तक बने रहे। श्रीमती आनंदी बेन पटेल 29/7/2009 से पदासीन हैं अभी तक। ठीक है, अब हम मुख्यमंत्री देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक जो है वो प्रमुख होता है, किंतु राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री, जो केंद्र में स्थित प्रधानमंत्री की भांति कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 164 है, यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। ठीक है,
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उस समय सीमा के अंदर राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए वह मुख्यमंत्री, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा अगर 6 महीने के अंदर वो चुना नहीं गया तो। राज्यपाल उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई होगी, ठीक है। ऐसे मतलब किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अब देखो संविधान के जो अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य परिषद के जो बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये 167 में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश व भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद धारण करने वाली सुश्री मायावती हैं, जो कि 4 बार अब तक बन चुकी है। चंद्रगुप्त जो है चंद्रभानुगुप्त 3 बार, मुलायम सिंह भी 3 बार रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी, वो भी मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्यरत हैं। तो अभी उनका सेकंड टेन्योर है। वैसे देखो आगे क्या होता है। नारायण दत्त तिवारी ये भी 3 बार ले चुके हैं, सबसे ज़्यादा तो मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने वाले जो राजनेता हैं वो कौन से हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसको वीपी सिंह बोलते हैं, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, चौधरी चरण सिंह। फिर ये देख लो आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनके कार्यकाल देख लो अब, ठीक है। पहले कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, तो ये 1737 से 39 तक, फिर 46 से 50 तक, फिर 50 से 52 तक, और फिर 52 से 54 तक, बस इतना याद रखना है। संपूर्णानंद जी 54 से 57, और ये 57 से 63। चंद्रभानुगुप्त जो है 1960 से 1962, 62 से 1963। श्री सुचेता कृपलानी कब थी, 63 से 67। चंद्रभानुगुप्त 67 टू 67, ये ज़्यादा दिन नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह 67 से 68 तक। चंद्रभानुगुप्त 69 टू 1970। चौधरी चरण सिंह फिर ये 70 से 70 तक रहे, ठीक है। अब देखो श्री त्रिभुवन नारायण 1970 टू 71, कमलापति त्रिपाठी 71 टू 73, हेमवती नंदन बहुगुणा 73 से 74 तक रहे, फिर 74 से 75 तक रहे दोबारा। नारायण दत्त तिवारी 76 टू 77, श्री राम नरेश यादव 77 टू 79, श्री बाबू बनारसी दास 79 टू 1980, विश्वनाथ प्रताप सिंह कब से रहे, 1980 टू 82 तक रहे, श्रीपति मिश्र 82 टू 84 रहे, नारायण दत्त तिवारी 84 से 1885, 1885 से फिर 1885 तक रहे, वीर बहादुर सिंह तो ये 1885 टू 1888 तक रहे, श्री नारायण दत्त तिवारी 1888 से 1989 तक रहे, मुलायम सिंह कब तक रहे, तो 89 से 91 तक रहे, कल्याण सिंह जो रहे 91 से 92 तक रहे, फिर मुलायम सिंह बने 93 से 95 तक रहे। फिर है सुश्री मायावती रही 95 से 95 तक, 97 टू 97, श्री कल्याण सिंह 97 से 99 तक, श्री राम प्रकाश 99 टू 2000, श्री राजनाथ सिंह 2000 से 2002, मायावती 2000 से 2003 तक, मुलायम सिंह 2003 से 2007, मायावती फिर से रही 2007 से 12, फिर अखिलेश यादव बने 2012 से 17, योगी आदित्यनाथ 17 से 22 तक रहे, और योगी आदित्यनाथ 22 से फिर वर्तमान स्थिति तक बने हुए हैं। अब अगले साल फिर इलेक्शन है, फिर देखिए कौन सीएम बनता है अगली बार। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो ये पहले ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह तथा वीपी सिंह हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो हैं व्यक्ति हैं।
इससे पहले भी लोग 3 से 4 बार बने, बट उनका टाइम जो है जो काल था वो कम समय के लिए था। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के जो हैं वो 21वें मुख्यमंत्री है, तो ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री कौन से हैं? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह। ठीक है, और फिर कौन है? चंद्रशेखर राव और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब महाधिवक्ता देख लो। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे वहाँ होता है अटॉर्नी जनरल, यहाँ विधिक महावक्ता होता है। 1965 के अनुसार राज्य सरकार को विधिक परामर्श देने हेतु महाधिवक्ता होते हैं, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं, तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के पद धारण किए जाते हैं। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है, तथा वह राज्य के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में सदन में बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 177 है, तो ये अच्छे से याद रखना है। मतलब बोल सकते हैं, वो मतदान नहीं कर सकते। किसी पर सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब उच्च न्यायालय देख लो, यानी कि हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई। खंडपीठ लखनऊ। वर्तमान में 25 न्यायालय हैं। देश का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय है। संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उसी प्रकार संविधान के 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 231 को संसद को शक्ति देता है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आर्टिकल 217 के अनुसार निम्न योग्यताएं अनिवार्य है। तो योग्यताएं क्या है वो एक बार देख लो। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो कॉमन है। उस न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। उच्च न्यायालय को 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा जो है विशेष उद्देश्य हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करने के अधिकार प्राप्त है, जो कि आगे देखो क्या है। जो रिट कौन सी होती हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन सब का मीनिंग क्या है। ठीक है, और जब देखो स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक थे। तो ये 47 से 55 तक थे, तो ये याद रखना है। पहले हैं इसलिए याद रखना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संबंधी राज्य के न्यायपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात होती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 87 में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, अब अधीनस्थ न्यायालय देख लो। अधीनस्थ न्यायालय कौन से है? तो जिला न्यायालय, जिला मुंसिफ न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अब लोक अदालत कौन सी है? तो वो देख लेते हैं। लोक अदालत पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है जिसको, है ना। ये देखो पीपल्स कोर्ट, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब डीपीएसपी में इसका मेंशन होगा लोक अदालत का। ठीक है, ठीक से देखना। आमतौर पर यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के घटकों में शामिल होता है। पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक एवं सुलह एजेंसी के रूप में आयोजित किया गया था। वर्ष 2002 में लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट में निहित है। लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता यानी 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही मानी जाएगी। ठीक है, अब विधान परिषद जो है आर्टिकल 169 में
दिया हुआ है, इसका मेंशन किया हुआ है। विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की 1/3 यानी कि 40 एवं 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में वर्तमान में 100 सदस्य हैं। विधान परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, मतलब कि MLC। ठीक है, डॉक्टर सीताराम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, ये याद रखना है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह है। ठीक है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी राज्यसभा की तरह होता है। तो इनकी कुल संख्या 16 सदस्य जो है राज्यपाल के स्व विवेक के आधार पर साहित्य, कला, सामाजिक व क्षेत्र के विज्ञान, सहकारी आंदोलन के तहत होती है। और 1/3 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जो 1/12 सदस्य जो है संसद राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम 3 वर्ष की शिक्षण अनुभव प्राप्त किए व्यक्ति चुने जाते हैं। फिर उसके बाद देखो, और जो परिषद में 1/3 होते हैं सदस्यों का चुनाव जो है जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं तथा अन्य स्वायत्त शासन संस्थाओं के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। विधान परिषद जो है और जो बचे हुए 112 सदस्यों का चुनाव है ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो और या संसद द्वारा नियमित विधि द्वारा स्नातक तुल्य मान लिया गया हो। ठीक है, विधानसभा 170 आर्टिकल। अब देखो, विधानसभा के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होती है, 60। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गठन कब हुआ था, 8 मार्च 1952 को हुआ था। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 और विधान परिषद की 30। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो 12 सीटों वाला जिला है ये प्रयागराज। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सदन में ही किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विधान परिषद में 403 सदस्य है टोटल यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। 32 के तहत विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 47। सबसे कम विधानसभा सीटों वाली श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट जो है 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं श्रीपति मिश्र तथा बनारसी दास है। अब आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना किसमें है, तो 171 में है। 173 में क्या है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता बताई गई है। 178 जो है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 188 में क्या है, तो सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण है। 189 में सदन में मतदान, सदस्यों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना जो है कार्य करने की शक्ति इसमें दी गई है। विधानसभा चुनाव जो है 2022 में। ठीक है, सरकार किसकी है, भाजपा की है। 255 सीट है। चुनाव के कुल 7 चरण। जो पहला चरण हुआ था वो 10 फरवरी को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ जी हैं गोरखपुर सीट से। मतगणना जो है 10 मार्च 2022 को हुई थी। भाजपा गठन जो है 273, भाजपा की 255 है, अपना दल 12 और निषाद पार्टी ने 6 है। सपा के 25, सपा का कितना मिला था, तो 11 और सुभाष 6 और RLD ने 8। कांग्रेस को कितनी मिली थी, तो 2, बसपा को 1, अन्य बाकी 2 थे। महिला सदस्य 47 है। ठीक है, ये याद रखना है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को इकाना स्टेडियम में लगातार दूसरी बार शपथ ली थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक है। उप मुख्यमंत्री सहित 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। रामपति मिश्र शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। विधानसभा 23rd अध्यक्ष सतीश महाना है। नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री लाल बिहारी यादव हैं जो विधान परिषद में, और ये विधानसभा में। स्थानीय स्वशासन देख लो। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि शासन की उस प्रणाली से जिसमें ग्राम और जिला स्तर पर लोगों को भागीदारी बनाकर लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के सुनिश्चित किया जाता है ताकि स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। अब देखो भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ।
ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास प्राचीन भारत के चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के अयंगर व्यवस्था से देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एंशिएंट इंडिया में आपको यूजफुल होगा। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1982 में तो रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिए गए। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो उसे कहा गया है। यह प्रथम अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। 1990 के तहत भारत सरकार अधिनियम, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना था। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां देख लो। बलवंत राय मेहता समिति 1957, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1852 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। अध्ययन हेतु योजना आयोग द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्ष में एक समिति जो है गठित की गई है। त्रिस्तरीय समिति सुझाव कहते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय सुझाव दिए। अब गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया। सरकार का कार्य सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण, योजना निर्माण तक सीमित रखने एवं कार्य योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का होना चाहिए। 12 जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसलिए बलवंत राय मेहता यानी कि BR मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले बदगरी गांव में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। फिर है अशोक मेहता 1977 में, ये पॉइंट्स अच्छे से देखो, ठीक है। दिसंबर 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे, ठीक है। और उसके सुझाव देखो। पंचायती राज व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद को अपनाने का सुझाव जो है ये दिया गया। पंचायतों का चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर पंचायतों के चुनाव में प्रतिभाग करने का समर्थन किया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया। अब देखो नेक्स्ट, अब जो है पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने आर्थिक स्रोतों की पूर्ति करने हेतु कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए तथा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने होंगे। और पंचायतों का जो है वो राज्य करता है, ठीक है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के विघटन के पश्चात 6 महीने की अवधि के अंतर्गत ही चुनाव किए जाने चाहिए। GV राव समिति ने क्या बोला, अब वो देख लेते हैं। कब हुई थी, तो 1985 में। ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु पंचायती राज निकायों के प्रशासनिक निकायों से संबंध का अध्ययन हेतु मार्च 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार डॉक्टर GV राव के अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई। पहला क्या था, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम, प्रखंड और ब्लॉक जिला के गठन की बात की गई थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जो है वो परिषद को बताया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के आरक्षण संबंधी सिफारिश की गई। पंचायतों के नियमित चुनाव, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की गई। LM सिंघवी समिति 1986। जून 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी यानी कि LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। ये 1986 में हुई, ठीक है, ये याद रखना है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा प्रदान किया जाए। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से करवाए जाए। ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु करारोपण का अधिकार दिया जाए। PK थुंगन समिति 1988 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने हेतु PK थुंगन समिति का गठन वर्ष 1988 में किया गया, ठीक है, ये याद रखना है। इसके सुझाव क्या थे, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायतों का सीधा संबंध केंद्र सरकार से होना चाहिए, ना कि राज्य सरकारों से। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग एवं नियोजन एवं समन्वय समिति का गठन होना चाहिए।
73rd संवैधानिक संशोधन 1992। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73rd संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। 73rd संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल जो है 1993 में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया गया। इस संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अब देखो आगे, तो जो 73rd संशोधन हुआ उसमें 1992 द्वारा संविधान में भाग जो है 9th यानी कि भाग 9 में स्थापित कर पंचायत नामक शीर्षक तथा 16 नए अनुच्छेद 243A से 243O तक जो है उसको जोड़ा गया। साथ ही 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित को भी मूल संविधान में जोड़ा गया। 73rd जो है संशोधन के उपबंध देख लो। 43 जो 243A है उसमें ग्राम सभा दी हुई है, ठीक है, ये याद रखना है। और 243B में पंचायतों का गठन दिया हुआ है और 243 में पंचायतों की जो संरचना है वो दी हुई है, ठीक है, ये याद रखना है। मोटी मोटी जो है वो याद रखना है, इतना आर्टिकल याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। ग्राम स्तर जो है उसकी संरचना ग्राम पंचायत और उसके अधिकारी उसके जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे, तो मुखिया प्रधान होंगे, सरपंच यानी कि, और निर्वाचन का उसका डायरेक्ट होगा। अब देखो खंड या ब्लॉक स्तर जो होता है उसका कौन होगा, क्षेत्र पंचायत होगी, ब्लॉक प्रमुख उसका अधिकारी होगा और अप्रत्यक्ष इसके इलेक्शन होते हैं। जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला पंचायत होता है जो कि जिला परिषद, फिर उसका जो चेयरमैन होता है अध्यक्ष यानी कि, और इसके भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फिर 243D क्या है, तो पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। इसमें जो है जो आरक्षण है 1/3 महिलाओं को है और पिछड़ा वर्ग जो भी SC ST सबको है उसमें ये मेंशन है 243D, ठीक है। अब देख लो 243E में पंचायतों का कार्यकाल, 243F में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं और 243G पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार आदि ये सब दिया हुआ है, ठीक है। 243G में ही 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय सम्मिलित है, तो ये एक बार देख लो कौन कौन से हैं, है ना, 29 सब्जेक्ट्स है, ये सब है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लेना है। 243I में राज्य वित्त आयोग और 243K में राज्य निर्वाचन आयोग दिया हुआ है। फिर ये आपका 74वां संवैधानिक संशोधन है जो कि 1992 में है और 74 में संशोधन के प्रमुख उपबंध जो है नगर पालिकाओं का गठन 243Q में दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लेना है। अब देखो नगर पालिका, देखो ये जो है नगर पालिका का एक बार देख लो। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ नगर पंचायत का गठन हो जाएगा। और फिर नगर पालिका परिषद देख लो, लघु नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। फिर है नगर निगम, बड़े नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन किया जाएगा। फिर यह है 243R में नगर पालिकाओं की संरचना दी है, 243T में नगर पालिकाओं के संस्थानों का संरक्षण है, U में नगर पालिकाओं की अवधि दी है, 243 में सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता दोनों दिया हुआ है। फिर है आपका 243W में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए हुए हैं। तो देख लो ये 243 जो है W में, तो 12वीं अनुसूची के 18 विषय दिए हुए हैं। तो नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनिमय, आर्थिक सामाजिक विकास योजना, सड़कें पुल, घरेलू वाणिज्यिक प्रायोजनों को जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, वनिकी व पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो ऐसी 18 टोटल चीज़ें दी हुई हैं। फिर 243 जो X है उसमें नगर पालिकाओं के कर एवं अधिरोपण की शक्ति दी हुई है। फिर Y जो भी मतलब उसका शुल्क या कौन लेगा तो वो सब दिया हुआ है। 243Y में नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग होगा, ये दिया जाए है। 243ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन दिया हुआ है। 243ZD जिला योजना समिति दी हुई है। अब फिर हम लोग देख लेते हैं एक लोकायुक्त के बारे में दिया हुआ है, जो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आप एक बार वो सब देख लेंगे। लोकायुक्त जो भी है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में पारित किया गया, जिसके माध्यम से वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को नियुक्त किया गया। एन के मेहरोत्रा प्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले लोकायुक्त हैं। महाराष्ट्र प्रथम राज्य है जिसने 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया
लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था। अब ये लास्ट है, ठीक है, जो 6 वर्ष का था उनका, लेकिन वर्ष 2012 के पश्चात इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। पहले 6 वर्ष था, फिर 8 वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन 2004 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 8 से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया। अधिकतम आयु कितनी होगी? तो 70 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त एक बार ये देख जो है अभी संजय मिश्रा है, ठीक है, वो देख लेना है। न्यायमूर्ति जो है विशंबर दयाल जो है 77 से 82 तक रहे, पद फिर रिक्त रहा 82 से 83 तक। फिर 83 में न्यायमूर्ति मिर्ज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन बने 83 टू 89। फिर पद रिक्त रहा 89 से 89 तक। फिर है न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोया 89 से 95 तक बने रहे, फिर रिक्त रहा। फिर न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह रहे 95 से 2000 तक, पद रिक्त रहा 2000 से 2000 तक। उसके बाद फिर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा बने 2000 से 2006 तक। फिर NK मेहरोत्रा बने 2006 से 2017 तक। फिर उसके बाद संजय मिश्रा हैं 2016 से लेकर ये अभी तक बने हुए हैं। अब राज्य सूचना आयोग का गठन देख लो। RTI जो है 2005 की धारा 15 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 14 सितंबर 2005 में किया गया। राज्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। और MA खान उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। उत्तर प्रदेश द्वारा जो है आपका आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होगा और मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। राज्य महिला आयोग देख लो। प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निस्तारण एवं विकास के प्रक्रम में परामर्श देने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु जो है आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004-13 एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 26 अप्रैल 2013 में किया गया। अब ये देख लो, महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता चौहान है तथा उपाध्यक्ष कौन है? अपर्णा यादव तथा चारू चौधरी है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हो गया है, ख़त्म करते हैं हम। तो आज यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।